हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं दर्शन अकेडमी। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो वीडियो मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। ये हमारी यूनिट 5 में आपको मिल जाएगा लास्ट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप PYQ देख लो, अब पीछे वाले जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में काफ़ी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि कौन से हम टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, कौन से सब टॉपिक इसमें आएंगे। तो सबसे पहले हम स्थानीय स्वशासन के बारे में देखेंगे, जिसके दो हमारे प्रारूप होते हैं, जो कि पंचायती राज और नगरीय स्वशासन। तो हमारे केवल क्या है, पंचायती राज इसमें 73वां जो संशोधन है वही सिलेबस में है, तो इसलिए हम दूसरा नहीं देखेंगे। 73वें संशोधन से पहले पहले कौन सी हमारे विकास उसके लिए कैसे हुआ, उसकी कौन सी समितियां बनी वो देखेंगे। दूसरा है हम इसमें राजस्थान में पंचायती राज देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है, तो स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। ठीक है, हमारे स्थानीय मामले हैं, जैसे मान लो किसी गांव में है, कोई साइड में उसकी ढाणी है, वहाँ पे हमारे पानी नहीं पहुँच रहा है, वैसे वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तो वो समस्या स्थानीय लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, उसका प्रबंध अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं, ना कि ऊपर वाली सरकार। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन वो जो प्रबंधन कर सकते हैं स्थानीय शासन के माध्यम से किया जा सकता है, न कि जो कि राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार कर सकती है। इसलिए स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता जरूरी पड़ती है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या होता है, तो सिद्धांत क्या है, स्थानीय समस्याओं व जरूरतों की समझ केंद्रीय या राज्य सरकारों की अपेक्षा स्थानीय लोगों को अधिक है। स्थानीय लोग उसकी समस्या को समझ सकते हैं, न कि केंद्र व राज्य सरकार। आपका जो MP है, MLA है, जो वो उसको आप समस्या बताओ कि इस एक घर के लिए हमें पानी पहुंचाना है, तो वो उस समस्या को समझ नहीं पाएगा। लेकिन आप अगर गांव के व्यक्ति, गांव का सरपंच उस समस्या को समझेगा, तो वो अपनी समस्या मान के उसको कार्य करेगा। तो इसी प्रकार इसका सिद्धांत बन जाता है। तो आप एग्जाम्पल ले लो ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत में क्या होता है कि जैसे मान लो हमने वोट दिया, एक सरपंच बनाया। ठीक है, तो वो हमारे ज़्यादा नज़दीक है, हम किसी भी काम के लिए सरपंच के पास जाएंगे। विधायक के पास तो बहुत कम टच वाले लोग जाते हैं, वैसे हम नहीं जा सकते। तो वो हमारी लोकल जो गवर्नमेंट है सरपंच वाली, वो हमारा कार्य ज़्यादा करेगी। ठीक है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। जब इससे पहले होता नहीं था, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती थी, गाँव में आज जो विकास हुआ है वो नहीं था, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो और इसके अंदर क्या शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। क्या होता है विकेंद्रीकरण, तो हमारी जो शक्तियां होती हैं उनको निचले स्तर तक पहुंचाना, निचले स्तर तक ट्रांसफर करना। जैसे सबसे पहले जो हमारे देश में सबसे मेन पावर वो केंद्र सरकार। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार। राज्य सरकारों से पहले मुख्यतः राज्य सरकार होती थी। उससे पहले जब स्थानीय स्वशासन नहीं हुआ करता था, तो राज्य सरकारों के पास मैन पावर थी। ठीक है, जब उस टाइम पे क्या थी, गाँव के विकास के लिए क्या है कि राज्य सरकार डायरेक्ट हमें योजना चाहती है, लेकिन गाँव में उसको अप्लाई कौन करे, तो वो दिक्कत थी। इसलिए हमने शक्तियों को नीचे दिया गया। ठीक है, कि आप इन विषयों पर अपनी कुछ योजना बना सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ विधि बना सकते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि 11वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी, उसमें 29 विषय दिए गए थे। ठीक है, तो उन विषयों पर कार्य कर सकती है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो हमने कुछ शक्तियां दे दी इनको। ठीक है, अर्थात क्या कर दिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेके समझाएं तो ज़्यादा उसमें समझ में आ सकता है, लेकिन थोड़ा कम टाइम है, इसलिए अगले से जल्दी करते हैं इसको। तो स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ, जब भाई विकास का मतलब आज जिस अवस्था में हमारे स्थानीय स्वशासन को देख रहे हैं, वो पहले था कैसा, तो नहीं था पहले। कब हुआ, तो 1882 में लॉर्ड रिपन, जो उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या रखा, 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा। ठीक है, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या है, 1215 ईस्वी थी ना, उसमें इंग्लैंड के राजा द्वारा वहाँ के लोगों को एक अधिकार पत्र दिया गया था। ठीक है, पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ था, उसमें लोगों के कुछ मौलिक अधिकार थे। ये पहली बार था, एक अधिकार पत्र था, चार्टर था, इसलिए उसको उसका नाम था मैग्ना कार्टा। ठीक है, इसलिए ये स्थानीय स्वशासन के बारे में पहला पहला प्रस्ताव था, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा नाम दे दिया गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, लॉर्ड रिपन ने पहली बार ऐसा प्रस्ताव रखा, उसको मैग्ना कार्टा कहा। तो ये पहली बार उन्होंने क्या इसके लिए जनक भी इनको कहा जाता है। क्या स्थानीय भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते गए 1882, फिर आ गया तो 1919। ठीक है, 1919 में हमने क्या किया, स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम मान्यता दी 1919 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, अब ये उस टाइम अंग्रेज जब शासन करते थे तो अलग अलग अधिनियम आते रहते थे, चार्टर आते थे, फिर बाद में 1909 से 1919 का आया, फिर 1935 का अधिनियम आया। भारत पर शासन करने के अधिनियम थे, उनमें कुछ बातें लिखी थी। जैसे आज हमारा ये उस टाइम के संविधान टाइप ही थे, जिसमें भारत में शासन कैसे किया जाए उनमें सब बातें बताई जाती थी। ठीक है, तो उस टाइम अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम मान्यता कब दी गई, तो आप
ऑप्शन टिक करना है 1919 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। कैसे दी गई थी, तो उस टाइम को अपने पढ़ा होगा, अगर कहीं पढ़ा हो तो 1919 में प्रांतों में क्या दोहरा शासन लागू कर दिया था, ठीक है, द्वैध शासन लागू कर दिया था। दोहरा शासन होता क्या है, तो हमारे पास जो गवर्नर जनरल था उसके पास दो विषय होते थे, ठीक है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ठीक है, हस्तांतरित विषय। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम तो, लेकिन आप नॉर्मल समझ लो कि इसके पास दो विषय होते थे, ठीक है। अपने पास कुछ आरक्षित रखता था और कुछ हस्तांतरित दूसरे मिनिस्टर्स को कर देता था, ठीक है। तो हस्तांतरित विषय में किसको शामिल किया गया था, स्थानीय स्वशासन को शामिल इसको किया गया था। तो अर्थात इसको पहली बार मान्यता कब मिली थी, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप ड्रो मत, अगर आगे काफी जो समितियां आएंगी, लेकिन उसमें क्या है कि मैं आपको बाद में एक समरी इसकी करा दूंगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब हमने अब तक परिभाषा देख ली इसकी, हमने कैसे विकास देख लिया इसका, ठीक है। अब स्थानीय स्वशासन हमारे जो होता है ना, उसका दो रूप होते हैं, ठीक है, दो रूप होते हैं। कौन से, तो पंचायती राज होता है जिसमें हम ग्राम पंचायत आती है, पंचायत समिति आती है, हमारी जिला परिषद आती है। एक होता है नगरीय शासन, नगरीय शासन में तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद आती है। तो ये तो हमारे 73वें संविधान संशोधन में की गई थी, ये हमारे 74वें संविधान संशोधन में की गई थी, ठीक है। इसको बोलते हैं पंचायती राज वाला सिस्टम। तो ये आपने सिलेबस से देखा ही होगा, आपके टॉपिक का नाम यही है। तो हमारी सिलेबस में नहीं, यही है सिर्फ 73 संविधान संशोधन वाला, 74वां हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, केवल ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। हम पंचायती राज के बारे में हम बात करेंगे तो उस टाइम पढ़ेंगे क्या, तो उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, कैसे कैसे इसमें कैसे विकास हुआ, गांधी जी का क्या योगदान, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उसके बारे में हम फिर बाद में संविधान में इसके क्या क्या उसके कुछ लिखा गया था उसके बारे में। इसके बाद में फिर आज़ादी के बाद में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में कुछ इसमें क्या क्या कौन सी समितियां बनी इसके लिए, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, कैसे हम 73वें संविधान संशोधन तक पहुंचे, कैसे पंचायतों को इस तरह सशक्तिकरण हुआ। फिर इतना देखने के बाद में हम लास्ट में भारत का संदर्भ में देखते हुए फिर राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे, फिर राजस्थान में देखेंगे कैसे पंचायती राज आज जितना सशक्त है उतना हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि के बारे में, ठीक है। पृष्ठभूमि क्या थी पंचायती राज की, तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है कि महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, अतः यदि गांव नष्ट हो जाएंगे तो भारत ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की आत्मा जो थी ना, मतलब ऐसे एक शरीर की आत्मा होती है, वो शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मानी जाती है। शरीर तो केवल ढांचा है, इंपॉर्टेंट आत्मा होती है। उसी प्रकार भारत में क्या है कि गांव जो है ना, गांव उसकी आत्मा है। इस प्रकार शरीर में आत्मा अगर निकल जाए तो शरीर का कोई मोल नहीं रहता है। इस प्रकार गांव अगर भारत में नष्ट हो गई तो भारत ही क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी ने कहा था, इसलिए गांधी जी ने क्या था, स्वराज्य की जो नींव थी ना, स्वराज्य की नींव क्या थी, गाँव को बनाना चाहते थे, ठीक है। और गांधी जी क्या चाहते थे कि आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के क्या थे, प्रबल समर्थक थे गांधी जी। विकेंद्रीकरण आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि शक्तियों का ऊपर से नीचे तक क्या ट्रांसफर, ठीक है। तो आर्थिक शक्तियां जो केवल भारत सरकार और राज्य सरकार के पास थी, राजनीतिक शक्ति थी, वो क्या थी, गांव तक आए। आर्थिक शक्ति मतलब वित्त से संबंधित, उसके पास वित्तीय अधिकार हो, उनके पास बजट हो, अपना कुछ कार्य करने के लिए राजनीतिक शक्ति, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार हो, अपनी महिलाओं के पास अपने अधिकार हो, अन्य जो भी अन्य समुदाय हैं SC ST उनके पास अधिकार हो। तो इस प्रकार राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के इन दोनों आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरीके से विकेंद्रीकरण करना चाहते थे, अर्थात गांव तक, ग्राम पंचायतों तक, गांव स्तर तक वो क्या चाहते थे कि शक्तियां हमारे ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारे गांधी जी का स्टेटमेंट। तो फिर आए नेहरू जी। नेहरू जी ने कहा कि भाई मैं तो पीछे नहीं रहूंगा, ठीक है। नेहरू जी मैं भी स्टेटमेंट दूंगा ताकि मेरा भी बाद में ये स्टेटमेंट पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। जो भी वीडियो के एग्जाम की तैयारी करेंगे वो स्टेटमेंट इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे कि एग्जाम में नहीं जाए, ठीक है। तो आपको याद करना है कि एग्जाम में पूछा सकता है, कई बार इसमें पटवार वगैरह में पूछा जाता है कि स्टेटमेंट दे दिया किसी का और उसको पूछे कि किसका स्टेटमेंट है, तो आपको याद करना पड़ेगा। क्या कहते हैं नेहरू जी, पंचायतों या पंचायती राज को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला की संज्ञा। प्रथम पाठशाला अर्थात क्या है कि लोकतंत्र जो एक बच्चा है ना, उसकी प्रथम पाठशाला क्या है, गांव में, ठीक है। अर्थात असली जो लोकतंत्र है ना, मूल जो लोकतंत्र है वो क्या है, गांव में ही देखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि गांव में क्या होता है, हमारे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, गांव में क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का गांव सबसे अच्छे उदाहरण, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, तो जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ठीक है। तो जनता क्या करती है, हमारे हम गांव में सरपंच में चुनाव होते हैं, उसमें देखते हैं कि हम डायरेक्ट सुनते हैं सरपंच को, ठीक है, और शाम को रिजल्ट जाता है। ऐसा कहीं और है क्या, आप देख लो, आप मुख्यमंत्री चुन लो, डायरेक्ट चुन सकते हो क्या, प्रधानमंत्री चुन सकते हो, राष्ट्रपति चुन सकते हो, तो नहीं, ये सिर्फ गांव में कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, गांव लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। अगर लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र असली लोकतंत्र देखा जा सकता है तो गांव में देखा जा सकता है, ठीक है। अगर लोकतंत्र मूल जो भावना है लोकतंत्र की वो गांव में देखी जा सकती है, ठीक है। इसलिए इसका प्रथम पाठशाला लोकतंत्र की क्या है, गांव है, ठीक है। अगला क्या है, अगर अब तक ये हम करते आ गए, ठीक है। हमने गांधी जी को देख लिया, हमने नेहरू जी को देख लिया, ठीक है। अब ये हमारे जो भी मुख्य थे ये बातें हुई, अब ये संविधान में आनी थी, ठीक है। तो संविधान में इसके लिए क्या किया गया
कि हमारे संविधान के भाग 4 में, हमें संविधान के वैसे 22 भाग हैं तो उसके भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जो कि कौन से, आप बताओ कौन से अनुच्छेद में, तो ये 36 से 51 वाले अनुच्छेद तक हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद जो 40 है उसमें राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए, ठीक है। राज्यों को क्या किया गया, पंचायती राज संस्थाओं का विकास करो, ठीक है, आप इसके लिए दिशा निर्देश जारी करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएस जो है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स है, वो है क्या। तो ये नीति जो हमारे मौलिक, अब तो मौलिक अधिकार समझो पहले, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो उसमें क्या है, बाध्यकारी मौलिक अधिकार, जैसे उसमें क्या है कि आरक्षण देना तो वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको महिलाओं को इतना अधिकार देना तो वो देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसमें नीति निर्देशक तो इतना उस टाइम इतना फिजिबल नहीं था कि ये भी इसमें शामिल किया जाए। जैसे हमारी यूसीसी है, हमारी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, तो वो उस टाइम इसमें नीति निर्देशक तत्व में डाल दी गई, क्योंकि मौलिक अधिकारों में शामिल करना उस टाइम पॉसिबल नहीं था उसको। तो इसलिए कुछ जो प्रावधान थे ना, वो एक्स्ट्रा वो राज्यों को ऐसे कह दिया गया कि आप वो क्या कहे, राज्यों को या भारत सरकार को, कि आप इसमें आपको इसको करने के प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 में इस प्रकार क्या किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं का विकास करो, ठीक है। तो अर्थात क्या है, स्थानीय स्वशासन क्या है, राज्य सूची का विषय भी है, ठीक है। तो आप पूछ सकता है आपको स्थानीय स्वशासन कौन सी सूची का विषय, तो राज्य सूची का विकास है, ठीक है, विषय है। अब ये बात हो गई, तो ठीक है, फिर जैसे भारत आजाद हुआ तो भाई गांधी जी की मंशा थी कि गाँव में क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ठीक है। नेहरू जी की भी इच्छा थी, संविधान में लिख दिया गया। तो नेहरू जी ने सबसे पहले कहा क्या कहा कि इसकी शुरुआत करूंगा मैं, कैसे करूंगा, तो मैं स्टार्ट करूंगा एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट करूंगा, एक राष्ट्रीय सुविस्तार कार्यक्रम स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कब करूंगा, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो स्टार्ट किया 2 अक्टूबर 1952 को, और राष्ट्रीय सुविस्तार कार्यक्रम किया 1953 में, ठीक है। कैसे किया, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आप नाम से समझो कि समुदाय के विकास के लिए, ठीक है, कोई कार्यक्रम चलाए। समुदाय मतलब कोई गाँव में, गाँव है उसको ले लो आप, ठीक है। गाँव में क्या है, वहाँ पे उसको जल मतलब पानी की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, महिलाओं के अधिकारों की व्यवस्था है, ठीक है। महिलाओं के अधिकारों के लिए सुदृढ़ीकरण है, ठीक है। अन्य कोई मतलब जो भी समस्या है सड़कों की, ठीक है, जो भी व्यवस्था है गांव में, उसका विकास करना है। किसके सहयोग से, तो प्रशासन के सहयोग से ये किया जाएगा संभव, ठीक है। इनका विकास किया जाएगा, ठीक है। और फिर 1953 में भी राष्ट्रीय सुविस्तार कार्यक्रम, ये भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम था, इनकी दोनों की शुरुआत की किसने, नेहरू जी ने, ठीक है। कब क्या क्या स्टार्ट किया, तो भारत सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को, और 1953 में राष्ट्रीय सुविस्तार कार्यक्रम स्टार्ट किया। किसके लिए, तो गांव में जो भी गांव के विकास के लिए आप नॉर्मली मानो तो गांव में विकास में क्या है, बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, महिलाओं के अधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। महिलाओं को कमतर ना कहा जाए, ये सब चीज़ होनी चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, महिला शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और फिर और क्या है, जैसे सड़कों के निर्माण होना चाहिए, जो भी बेसिक नीड्स है वही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये सब सुनिश्चित किया गया, ठीक है। लेकिन प्रशासन के असहयोग, प्रशासन का इसमें काफी नेगेटिव रोल रहा था। उसके कारण क्या हुआ, ये असफल हो गए, मतलब असफल तो कार्यक्रम क्या हुए, परंतु दोनों कार्यक्रम क्या हुए, कम प्रभावी हुए, ठीक है। क्योंकि इसने प्रशासन में क्या किया, प्रशासन में इसमें काफी मतलब इसमें निष्क्रियता सी होगी थी इसकी प्रशासन की, तो इसलिए कम प्रभावी होगी। लेकिन तो नेहरू जी को बहुत बड़ा दुख हुआ इसका कि मैंने चलाए थे ये इसके लिए, पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुई थी। तो इन्होंने क्या किया भाई, एक समिति बनाई, ठीक है। कौन सी समिति बनाई, असफलता के संबंध में या फिर असफलता क्यों है उसके अध्ययन करने के लिए इन्होंने एक बलवंत राय मेहता समिति बनाई, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति बनाई, आपने सुना भी होगा। किसके लिए बनाई, तो उन्होंने तो कि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सुविस्तारी कार्यक्रम जो है ना, वो क्यों असफल हुए उसके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, मैंने आज टेलीग्राम पे भी पूछा था, आपको पता होगा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे, तो ये पिछली बार ग्राम सेवक 2016 में पूछा था ये क्वेश्चन। तो पंचायती राज व्यवस्था से ये पहला ही ऑप्शन था इसमें, ठीक है। लेकिन ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित है, ठीक है। तो आप इसको ये सिलेक्ट करना है इसका, ठीक है। अगर अब देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका गठन कब हुआ था, तो जनवरी 1957 में इसका गठन हुआ था। रिपोर्ट इसने कब सौंपी अपनी, नवंबर 1957 में, ठीक है। अब सुझाव इसका क्या था, इसने और बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन मुख्य सुझाव इनके देखेंगे हम। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय मतलब अगर हमें शक्तियों का हमें ट्रांसफर करना है तो उसके लिए 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की जाए, ठीक है। 3 स्तरीय, तो भाई कौन से 3 स्तर, तो उन्होंने बताया कि भाई जिले के ऊपर जिला परिषद बनाओ, ठीक है, जो कि उच्चतम स्तर होगा, ठीक है, उच्चतम स्तर होगा, ठीक है। खंड के ऊपर मतलब ब्लॉक जो हमारी होती है ना, ब्लॉक के ऊपर पंचायत समिति बनाओ, ठीक है, जो कि मध्यम स्तर होगा, ठीक है। और गांव के ऊपर ग्राम पंचायत बनाओ, ठीक है, जो एक गांव से लेकर 2-3 गांव तक, 4-5 गांव तक हो सकती है, ये निम्नतम स्तर होगा, ठीक है, सरकार का, ठीक है।
तो इन्होंने क्या कहा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें जिला परिषद बनाओ, पंचायत समिति बनाओ, ग्राम पंचायत बनाओ, ठीक है। अब इन्होंने सिफारिश दी, सरकार को पसंद आ गई, ठीक है। तो भाई राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किया गया कि भाई इनकी व्यवस्था आप मानो, इनकी जो सिफारिश है उनको मानो, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी सिफारिशों को किसने माना, तो हमारे राजस्थान ने माना, ठीक है। राजस्थान ने क्या किया कि भाई इनकी सिफारिशों को मानते हुए 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के दिन ही देश में सर्वप्रथम बगदरी गांव नागौर से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, आप याद ही कर लो कि सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहां से लागू की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी, कहां से, बगदरी गांव नागौर से, ठीक है। उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़ी। ये भी पूछा जा सकता है कि उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़ी हमारे मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो ये लागू हो गए हमारे। अब लागू होगी तो हमारा इस प्रकार क्या था, पहले कभी लागू नहीं हुई थी, है ना, किसी भी राज्य में लागू नहीं हुई थी। तो हमारा राज्य राजस्थान किसका पहला राज्य ऐसा बन गया, ठीक है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। दूसरा कौन बना, तो आंध्र प्रदेश बन गया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मान लो लागू तो होगी, लेकिन इसमें काफी समस्याएं थी इसमें, न तो इसमें नियमित चुनाव होते थे, न इनके पास फंड था, न इनके पास और कोई सुविधा। इसलिए इनका क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था के विकास हेतु बहुत सारी समितियां बनाई गई, ठीक है, कैसे इनका विकास किया, जो इनमें समस्या आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले एक समिति बनेगी, अशोक मेहता समिति 1977 में, ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977 में बनेगी। इसका उद्देश्य क्या था, पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार व सुदृढ़ीकरण करना था, ठीक है। पुनरुद्धार कैसे, उसका उद्धार तो पहले हो गया था, लेकिन 1959 में हो गया था, लेकिन पुनरुद्धार, क्योंकि उस टाइम क्या था, काफी समस्याएं आपको बता रहा हूँ मैं, चुनाव नहीं होते थे टाइम पे, न उनके पास वित्तीय अधिकार थे, न उनके पास विषय था, न उनके पास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोई प्रॉपर ढांचा था। तो कुछ ही उनके पास काफी समस्याएं थी, तो उसका पुनरुद्धार करना था, ठीक है। उनके पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार या सुदृढ़ीकरण हेतु समिति बनाएगी या विकास हेतु मान लो, ठीक है। इन्होंने क्या कहा सुझाव, ये सुझाव है ना, ये तो आप थोड़ा सा देख लो, वैसे काफी इसमें काफी समितियों ने बताया ये तो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सुझाव है जो केवल इसी समिति ने दिया था वो यही है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी पे बनेगा, क्या है, तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करो, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो हमारे पहले तो तीन स्तरीय थी, लेकिन उन्होंने कहा भाई नहीं, 2 स्तर में काम चल जाएगा। कौन से 2 स्तर में, तो आप इन्होंने कहा कि भाई जिला परिषद बना दो, एक मंडल पंचायत बना दो। तो जिला परिषद क्या होगी, जिले के ऊपर बना दो, और कई गांवों को मिलाकर क्या बना दो, मंडल पंचायत बना दो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो ये अशोक मेहता समिति 1977 थी, ठीक है। किसने बनाई थी, तो मोरारजी देसाई उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बनाई थी, ठीक है। और भी 2 इसकी वो है, SC ST महिलाओं को आरक्षण दो, और पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष हो। आप देख लें, नॉर्मली इस पे क्वेश्चन बनने की काफी कम चांस है वैसे, ठीक है। अगली समिति है GV राव समिति। GV राव समिति कौन से, योजना आयोग ने 1985 में गठन किया था इसका, ठीक है। योजना आयोग ने 1985 में इसका गठन किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इन्होंने क्या कही थी, तो भाई इन्होंने कहा था कि भाई जो पंचायती राज संस्था है ये बिना जड़ की घास हो रही है। बिना जड़ की घास मतलब कि ऊपर से तो सही दिख रही है, लेकिन इनकी जड़ नहीं है। जैसे कि मकान की अगर नींव नहीं हो, घास की जड़ नहीं हो, तो कितने दिन तक ठहर पाएगा, वैसे उसमें बिल्कुल ताकत नहीं है, वो क्या है, ग्रोथ नहीं कर सकता, ठीक है। वो इनकी स्थिति हो रही है। क्यों हो रही है, तो इनके पास प्रशासनिक सहयोग नहीं है, ठीक है। भाई प्रशासन नौकरशाही इतनी हावी हो गई है कि मतलब वो इनके सहयोग नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये बिना जड़ की घास हो गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे नॉर्मली ये पूछा जाएगा कि बिना जड़ की घास किसने कहा पंचायती संस्थाओं को, तो GV राव समिति ने कहा था, ठीक है। इन्होंने एक बात और की कि जिला विकास आयुक्त का पद सर्जित किया जाए, ठीक है। जिला विकास आयुक्त का पद सर्जित किया जाए, और एक कहा नियमित चुनाव के, ठीक है, नियमित चुनाव होने चाहिए, ठीक है। एक और समिति आगे होती है, तो हमने 2 समिति पढ़ ली अब तक, अशोक मेहता समिति पंचायती राज समिति, और एक हमने पढ़ी GV राव समिति। तीसरी आती है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति कब बनी थी, 1986 में बनी थी, ठीक है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी, तो वो LM सिंघवी समिति ने की थी भाई, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखते हैं क्या है, इसने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव करो, ये इन्होंने कहा। एक पंचायती राज से जुड़े मामलों को हल करने के लिए न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जाए। जैसे हमारे न्यायिक अधिकरण क्या होते हैं, जैसे मतलब कुछ स्पेशल मामलों के, जैसे हमारे जो ये पर्यावरण के मामलों के अधिकरण है, ठीक है, कुछ घरेलू मामलों के अधिकरण है, तो उसी प्रकार से अधिकरण बनाया जाए जिसमें क्या है कि केवल पंचायती राज से जुड़े मामले ही सोल्व करवाए जाए, ऐसा एक अधिकरण में बनाया जाए। तो क्या तीन क्या सिफारिशें दी इन्होंने, और भी सिफारिशें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, एक तो संवैधानिक मान्यता सिफारिश, 2 निर्वाचन आयोग द्वारा क्या चुनाव कराओ, और क्या है न्यायिक अधिकरण की स्थापना करो, ठीक है। तो हमारी 3 समिति हो गई, ठीक है। एक समिति और कौन सी बनी, थुंगन समिति बनी 1988 में, और एक कौन सी बनी, गोडगिल समिति बनी 1988 में, दोनों 1988 में, ठीक है। इन्होंने भी क्या कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दो, ठीक है। इससे पहले LM सिंघवी कह चुके थे, ठीक है। और सरकारी आयोग ने 1983 में सरकारी आयोग बना था, उन्होंने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया था, ठीक है।
तो सरकारी आयोग बना था मुख्यतः किस पे था, तो केंद्र राज्य संबंधों पे बना था। केंद्र राज्य संबंधों पे बना था। हमारे रिटायर्ड जज थे सरकारिया सीजीआई थे, उनके उसमें बना था अध्यक्षता में। तो ये सरकारी आयोग 1983 में बना था, ठीक है। तो इनसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि कब बने थे, किससे संबंधित है, और एक तो जो इम्पोर्टेंट है जो तो वो आपसे जो कि क्या सुझाव दिए थे वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप उसको सबसे पहले समरी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले का नाम है सबसे इंपॉर्टेंट समरी में क्या है, तो सबसे पहले हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में देखा था, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के बारे में देखा था, इसकी परिभाषा देखी थी, कैसे उसका विकास हुआ, लॉर्ड रिपन जनक है, ठीक है। 1919 के अधिनियम में हमने उसको मान्यता दी, वो देखा, ठीक है। सबसे फिर बाद में हमने देखा था स्थानीय शासन के 2 प्रतिरूप थे। कौन से प्रतिरूप थे, पंचायती राज और नगरीय शासन। तो पंचायती राज हमारे सिलेबस में था। पंचायती राज में हमने सबसे पहले +2 में देखी, जिसमें हमने महात्मा गांधी का स्टेटमेंट देखा था, फिर नेहरू जी का स्टेटमेंट देखा था, फिर अनुच्छेद 40 हमने देखा था कि पंचायती राज राज्यों को पंचायती राज व्यवस्थाओं को विकास हेतु कार्य करना चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या कहते विकास हेतु प्रयास हमने कौन से किए, तो भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया था 1952 में, और राष्ट्रीय सुविस्तार कार्यक्रम स्टार्ट किया था 1953 में, ठीक है। लेकिन ये दोनों कार्यक्रम असफल हुए प्रशासनिक असहयोग के कारण। तो उसके अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई थी, कब, जनवरी 1957 में, जिसकी रिपोर्ट थी नवंबर 1957 में, ठीक है, आई। इन्होंने क्या कहा था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करो। तो इसी के संदर्भ में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ऐसा पहला राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। कहाँ से, तो बगदरी गांव नागौर से। दूसरा कौन था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं पंचायती राज व्यवस्थाओं के पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु अन्य समितियां कौन सी बनी। तो सबसे पहले थी अशोक मेहता समिति 1970 में, जो कि जिसने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया, ठीक है। तो फिर इसके बाद जीवी के राव समिति 1985 में, इन्होंने क्या कहा था, पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा था, ठीक है। और क्या कहा इन्होंने, जिला विकास आयुक्त, ठीक है, जिला विकास आयुक्त का एक पद सर्जित किया जाना चाहिए, ठीक है। और LM सिंघवी समिति बनी थी 1986 में उसके बाद में, जिसने सबसे पहले संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की, किसको, तो पंचायती राज संस्थाओं को, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि नई अधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े मामलों को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में थुंगन व गोडगिल समिति बनी थी 1988 में, जो भी इससे संबंधित थी, विकास से संबंधित। सरकारी आयोग ने भी क्या किया था 1983 में, जो बन गया था, उसने क्या कहा था कि इसको पंचायतों को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया था, ठीक है। तो ये हमारी समरी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा सा एक बना कि हम ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है पंचायती राज संस्थाओं का संविधानीकरण कैसे हुआ। आज जैसे हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसमें हमने शामिल कर रखा है, तो वो हमारा हुआ कैसे था। सर्वप्रथम 1989 में राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन, तो हमारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया तथा पारित करवाया, परंतु राज्यसभा में पारित होने से पहले लोकसभा हो गई भंग होगी, ठीक है। तो जो हमारा 73वां संविधान संशोधन जो है ना, ये उस टाइम 64वां होता अगर ये पास हो जाता था। तो पास कैसे नहीं हुआ, तो राजीव गांधी सरकार है ना, उस टाइम ये जो अभी विधेयक है ना, वो उस टाइम लेके आ गई थी 1989 में, ठीक है। लेकिन लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, राज्यसभा में जब गया नहीं, तो पीछे से लोकसभा हो गई भंग। और हमारे ऐसा प्रावधान है कि अगर लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में विधेयक हो और पीछे से लोकसभा क्या हो जाए, भंग हो जाए, तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो विधेयक उस टाइम समाप्त हो गया था, ठीक है। बाद में 73rd वाला बन गए और फिर बाद में पारित हुआ, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। इसके बाद नरसिम्हा राव सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया, ठीक है। तो उस टाइम तो ये 1989 में तो क्या हो गया, विधेयक क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। लेकिन बाद में 1991 में नरसिम्हा राव सरकार थे, उस टाइम पूछ सकता कि भाई कौन उस टाइम 1992 में कौन थे प्रधानमंत्री, तो 1992 में कौन थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 1992 में उन्होंने क्या किया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाए और इसको पारित करवाया, ठीक है। पारित करवाया, जो कि 24 अप्रैल 1993 में कहाँ से, पूरे देश में लागू हुआ। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, पहले तो पूछा जाएगा कब आया था 1992 में, जैसे कि SI में पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कब आया था। ये तो इस बार इसके बारे में पूछा सकता है कब आया था 1992 में, और कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था, ठीक है। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं राजस्थान में, तो भाई एक बार बता देता हूँ मैं आपको कि हमारे 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था, ठीक है। फिर केंद्र सरकार ने क्या कहा कि राज्यों को 1 वर्ष की टाइम लाइन दी, ठीक है, 1 वर्ष की टाइम लाइन दी कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग, अपने राज्य के अकॉर्डिंग अलग अलग विशेषताओं के अनुसार कुछ भी डाल के, कुछ भी थोड़ा इसमें चेंजमेंट करके, कुछ इसमें ऐड करके आप अपना एक जो अधिनियम निकालो जो कि पंचायती संस्थाओं से संबंधित हो। तो उनको 1 वर्ष का टाइम दिया, ठीक है। इसी के संदर्भ में राजस्थान ने बनाया अधिनियम, ठीक है, कौन सा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, जो कि 23 अप्रैल 1994 को, आप देख लो 24 अप्रैल को 1992 को, 24 अप्रैल 1993 को
1993 को वो लागू हो रहा है, ठीक है, भारत सरकार वाला। उन्होंने क्या किया था, 1 साल का टाइम दिया था, ठीक है, 1 साल का टाइम दिया, तो उन्होंने क्या किया भाई, 1 साल एग्जैक्ट ऊपर नहीं जाने देंगे, बस 1 दिन कम कर दिया उन्होंने, ठीक है, 23 अप्रैल 1994 को लागू कर दिया, किसमें, तो पूरे राजस्थान में, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और दोस्तों सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत की है काफ़ी इस वीडियो में। अगर आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, तो काफ़ी मोटिवेशन बढ़ता है इससे। तो इसलिए आपसे बहुत बहुत विनती है कि आप चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर करो। और इसमें आपको, अगर आप इसमें वीडियो को डिमांड करोगे तो इसकी PDF भी शेयर कर दूंगा। काफ़ी मेहनत इसमें लगी है, तो दोस्तों आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो और इसको वीडियो को शेयर करो एंड लाइक करो। थैंक यू दोस्तों। और इसका पार्ट 2 जल्दी कल या परसों में आ जाएगा और काफ़ी बड़ा टॉपिक होने के कारण ये इसमें समय लग गया, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।